हेलो दोस्तों, वेलकम टू ACS क्राइम स्टोरी टाइम। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी का खारिज होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा तभी होता है जब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर और संगीन हो। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक वारदात के बारे में है जिसमें अपराधी द्वारा चुने गए अपराध करने के तरीके ने सबको हैरान करके रख दिया। इस केस में शामिल शातिर अपराधियों ने कुछ इस तरह से एक बेकसूर की जान ली कि ये घटना बस एक दुर्घटना लगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस ने भी इस केस की फाइल को एक दुर्घटना समझकर बंद कर दिया, और इस घटना के 1 महीने बाद भी सबको यही लगता रहा कि ये बस एक हादसा था। फिर कैसे खुली इस हत्या के रहस्य के पीछे की साजिश, आइए जानते हैं। ये कहानी राजस्थान के झुंझुनू इलाके के एक गांव सागवा की है। इस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास सुबोध देवी, ससुर राजेश जांगिड़, उनका बेटा सचिन जांगिड़ और बहू अल्पना थे। राजेश जांगिड़ काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और उनका बेटा सचिन जांगिड़ इंडियन एयरफोर्स में पायलट था। और क्योंकि सचिन की पोस्टिंग राजस्थान के बाहर थी, इसलिए गांव के घर पर सिर्फ सुबोध देवी और अल्पना ही रहते थे। 2 जून 2019 के दिन, जब रोज सुबह जल्दी उठ जाने वाली सुबोध देवी देर तक सोकर नहीं उठती हैं, तो उनकी बहू अल्पना उन्हें देखने उनके कमरे की तरफ जाने लगती है। पर उस कमरे का मंजर देखते ही अल्पना की चीख निकल जाती है। अल्पना देखती है कि उसकी सास सुबोध देवी बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई है और पास ही एक सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है। अल्पना की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए आ जाते हैं और सुबोध देवी को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और क्योंकि सब लोगों ने सुबोध देवी के कमरे में सांप देखा था, तो सब मान लेते हैं कि सांप के काटने से ही उनकी मृत्यु हुई है, और परिवार वाले मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना बीत जाता है और सब लोग सामान्य जीवन जीने लगते हैं। अल्पना के ससुराल वाले देखते हैं कि अल्पना दिन रात फोन पर बातें करती है, और उन्हें अल्पना का यूं घंटों घंटों फोन पर बातें करना बड़ा अजीब लगता है। सुबोध देवी की बहन सुबोध देवी के मरने के बाद वहां कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, और वो एक दिन अल्पना को फोन पर कुछ ऐसा कहते सुन लेती हैं जिससे वो हक्का बक्का रह जाती हैं, और उन्हें अल्पना पर शक हो जाता है। अल्पना किसी से फोन पर कह रही थी, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सुबोध देवी की मौत वाली रात किसी ने देख तो नहीं लिया था? अगर किसी ने देख लिया होगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और बस यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। सुबोध देवी की बहन ये बात सुबोध देवी के पति राजेश जांगिड़ को बताती है, और राजेश जांगिड़ पुलिस में अपनी बहू अल्पना पर शक जताते हुए फिर से छानबीन करने की शिकायत दर्ज करते हैं, और पुलिस भी नए सिरे से इस केस की जांच में जुट जाती है। पुलिस अल्पना की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि अल्पना किसी मनीष मीणा नाम के व्यक्ति से घंटों फोन पर बातें करती है, और सुबोध देवी की मौत वाले दिन भी इन दोनों के बीच लगभग 124 बार फोन पर बात हुई थी, और मनीष के एक दोस्त कृष्णा से 19 बार बात हुई थी। अब ये दोनों पुलिस की जांच के घेरे में आ जाते हैं, और पुलिस उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद मनीष जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अल्पना और मनीष के अल्पना की शादी के पहले से प्रेम संबंध थे, और क्योंकि अल्पना का पति सचिन एयरफोर्स में था और ज्यादातर वो अपनी ड्यूटी की वजह से घर से बाहर रहता था, तब उसकी गैर हाजिरी में अल्पना और मनीष फिर से एक दूसरे के करीब आ गए, और उनका मिलना जुलना और फोन पर बातें करना शुरू हो गया। वो घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगे, और एक दिन अल्पना की सास सुबोध देवी को इनके नाजायज रिश्ते की भनक लग गई। सुबोध देवी ने कई बार उन दोनों को एक साथ मिलते जुलते हुए देखा था, और इस बात को लेकर सुबोध देवी ने अल्पना को रोकना टोकना, समझाना और ताने मारना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर दोनों सास बहू में बहुत अनबन होने लगी थी, लेकिन अल्पना अपनी सास की बात मानने को तैयार नहीं थी, और तब सुबोध देवी ने अपनी बहू अल्पना को धमकी दी कि अब वो ये सब अपने बेटे और अल्पना के पति सचिन को बता देगी। और बस ठीक उसी दिन अल्पना ने ठान लिया कि उसके और मनीष के बीच में आने वाली उसकी सास को वो रास्ते से हटा देगी।
अल्पना और मनीष पुलिस के शिकंजे में फंसे बिना अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे ये घटना बस एक हादसा लगे, ना कि हत्या। मनीष अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ मिलकर एक सपेरे से मिलता है और उसे बताता है कि उन्हें दवाई बनाने के लिए एक जहरीले सांप की जरूरत है और वो 10,000 रुपए में सपेरे से सांप खरीद लेता है। उस सांप को एक बैग में रखकर वो दोनों घटना वाली रात रसोई घर के रोशनदान से सुबोध देवी के घर में घुसकर वो सांप उनके कमरे में छोड़ देते हैं ताकि वो सांप उन्हें डस ले। अल्पना और मनीष ने यह भी सोच रखा था कि अगर सांप ने सुबोध देवी को नहीं काटा तो क्या करना है, इसलिए अल्पना ने मनीष से नींद की गोलियां भी मंगवा ली थी और अल्पना ने केले के जूस में नींद की गोलियां डालकर सुबोध देवी को पिला दिया था, जिससे वो बेहोश होकर सो गई थी। उनके बेसुध होकर सोने के बाद अल्पना और मनीष ने तकिए से सुबोध देवी का मुंह दबा दिया था, जिसके कारण दम घुटने से सुबोध देवी की पहले ही मौत हो गई थी। अब बस उन्हें सुबह होने पर लोगों के सामने सांप के काटने का नाटक करना था और उनका नाटक काम भी कर गया था, क्योंकि जब लोगों ने उनके कमरे में सांप देखा तो सबको यकीन हो गया कि सांप के काटने से ही उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस के सामने उस सपेरे ने भी मनीष और कृष्णा को 10,000 रुपए में सांप बेचने की बात कबूल की और अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने सुबोध देवी के अंतिम संस्कार के बाद बचे अवशेषों को जांच के लिए भेजा तो पता चला कि उन्हें बाद में सांप ने भी डस लिया था। इन सब सबूतों के आधार पर 4 जनवरी 2020 को पुलिस ने तीनों अपराधियों अल्पना, मनीष और उसके दोस्त कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया और उन पर सुबोध देवी की हत्या का मामला दर्ज किया। अदालत में मनीष के वकील ने यह दलील दी कि घटना के वक्त मनीष वहां मौजूद ही नहीं था और सांप को क्या पता कि किसे काटना है या नहीं, तो फिर मनीष को गुनहगार कैसे माना जा सकता है। मनीष और कृष्णा के वकील सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत की अर्जी लगाते हैं, पर हत्या के तरीके और अपराधियों की इतनी खौफनाक मानसिकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।